नमस्कार। आप सभी का मैं प्रोफेसर M.R. देवड़ा इतिहास की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का विवेचन करेंगे। ये युद्ध 1802 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1805 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। आपने गत वीडियो में देखा होगा कि सूरत की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है और 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है और 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति रही थी और उसके पश्चात पुनः 1802 ईस्वी में इन दोनों ही शक्तियों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो क्या कारण थे जिसके कारण इन दोनों शक्तियों को संघर्ष करना पड़ा? तो पहला कारण जो गिनाया जाता है वो था लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और आने के पश्चात ही उसने अपनी नीतियों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया और उसी के तहत उसने एक प्रथा, एक परंपरा शुरू की थी जिसको कि शाही संधि का नाम दिया गया था। यानी उसने अन्य राज्यों के साथ इस संधि को करने के लिए उन राज्यों को विवश किया और जो राज्य उसकी संधि को स्वीकार कर लेते थे वो एक तरह से उसके अधीन आ जाते थे और जो स्वीकार नहीं करते थे उनके साथ युद्ध करके उन राज्यों पर विजय प्राप्त करके उनको ब्रिटिश साम्राज्य में लाने का कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और इसी के तहत उसने निज़ाम के साथ सहायक संधि प्रथा की थी। निज़ाम को इस संधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मैसूर ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया तो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। यानी दक्षिण भारत में उस समय के जो महत्वपूर्ण दो राज्य थे, निज़ाम और मैसूर, उसके अधिकार क्षेत्र में आ चुके थे। तीसरी बड़ी शक्ति मराठा थी। तो इन दोनों से निजात पाने के पश्चात तीसरी शक्ति के साथ उलझना, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना लॉर्ड वेलेस्ली का ध्येय था, उसका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने मराठों के साथ ये युद्ध किया था। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था मराठाओं का आंतरिक कलह। आप देखेंगे कि 1772 ईस्वी में माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात जिस तरह से घटनाक्रम घटता है उसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। बाद में माधवराव द्वितीय को पेशवा अंग्रेज भी स्वीकार कर लेते हैं सालाबाई की संधि के तहत। परंतु 1800 के अंत तक आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के जो प्रमुख लोग थे उनकी एक के बाद एक मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण इस मराठा साम्राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस पूरे साम्राज्य के को इकट्ठा रख सके, एकजुट रह सके। 1794 ईस्वी में मराठा संघ के प्रमुख नेता महादाजी शिंदे की मृत्यु हो जाती है। 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है। 1796 ईस्वी में माधवराव द्वितीय जो कि पेशवा था उसकी मृत्यु हो जाती है और न चाहते हुए भी नाना फडणवीस को उनकी मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव के पुत्र यानी राघोबा के पुत्र बाजीराव सेकंड को पेशवा नियुक्त किया था और अपनी मृत्यु तक उन्होंने सब कुछ ठीक रखने का प्रयास किया था। परंतु 1800 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो इन नवयुवकों में एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मच चुकी थी। महादाजी शिंदे के पश्चात
ग्वालियर में दौलतराव सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर के पश्चात जसवंतराव होलकर, ये दोनों ही पेशवा बाजीराव द्वितीय पर अपना नियंत्रण स्थापित करके पूना दरबार में अपनी पकड़ मजबूत करने का उनमें वर्चस्व चल रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दौलतराव सिंधिया के साथ समझौता किया और उनकी संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप जसवंतराव होलकर की शक्ति को कम करने का प्रयास किया था। और इसी समय एक घटना घटती है। पूना में बिट्ठू जी होलकर, जो कि जसवंतराव होलकर के छोटे भाई थे, उनकी हत्या पेशवा कर देता है। इससे नाराज होकर जसवंतराव होलकर अपनी सेना लेकर पूना की तरफ प्रस्थान करता है। जब इसकी सूचना पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलती है तो वो अपनी सेना के साथ साथ दौलतराव सिंधिया को भी आमंत्रित कर रहता है। उनकी दोनों की संयुक्त सेना जसवंतराव होलकर की सेना का मुकाबला करने का प्रयास करती है, परंतु वो हार जाते हैं। जसवंतराव होलकर पूना पहुंचता है, पूना पर अधिकार कर लेता है और उन्होंने राघोबा के दंतक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा बना देता है। यानी एक तरह से उसने बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से हटाकर नए व्यक्ति को पेशवा बना दिया था। ये सारे घटनाक्रम 1802 ईस्वी में होता है। तब ऐसी स्थिति में पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ से पूना से भाग जाता है और अंग्रेजों की शरण में बैसिन चला जाता है। और यहीं पर बैसिन में ही उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, जिसको बैसिन की संधि कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो बातें तय हुई थी उनमें पहला ये था कि अंग्रेज़ बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा की गद्दी पर आसीन करेंगे और उसकी सुरक्षा का वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। पेशवा की सुरक्षा हेतु पूना में 6000 सैनिक, अंग्रेजी टुकड़ी की 6000 सैनिकों की टुकड़ी रहेगी, जिसका जो खर्च अनुमानित है 26 लाख रुपए, उसका भुगतान पेशवा करेगा। इस हेतु पेशवा ने गुजरात की कुछ प्रदेश अंग्रेजों को देने का वादा किया था। दोनों पक्ष एक दूसरे के मित्र को मित्र और शत्रु को शत्रु समझेंगे। पेशवा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में नियुक्ति नहीं देगा। पेशवा ने सूरत पर अपना अधिकार त्याग दिया, यानी ये अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा। पेशवा ने निज़ाम और बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ जो उनके झगड़े थे, उन झगड़ों का निपटारे का अधिकार भी कंपनी को देने का वादा किया था। और एक और बात तय हुई थी कि पेशवा भविष्य में किसी भी राज्य के साथ युद्ध, संधि अथवा पत्र व्यवहार करता है तो उसमें अंग्रेजों की सहमति के बिना वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यानी अंग्रेजों की सहमति के बाद ही वो ऐसा कर सकता है। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव ने अपने सारे के सारे अधिकार देखा जाए तो अंग्रेजों को सौंप दिए थे। और इस संधि का यदि हम विवेचन करें तो बाजीराव सेकंड मराठों का पेशवा था, मराठा संघ का प्रमुख था। इस नाते इस संधि के तहत उसने अपने सारे के सारे अधिकार, यानी मराठा संघ और पेशवा के सारे अधिकार, जो स्वतंत्रता है, जो सम्मान है, वो एक तरह से अंग्रेजों के हाथों उसने गिरवी रख दिया था। और जैसा कि सरदेसाई ने लिखा है कि बैसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया था। यानी बाजीराव सेकंड ने इस संधि के द्वारा मराठों के अस्तित्व, उनके सम्मान और उनकी स्वतंत्रता को एक तरह से अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। और ये बात मराठा संघ के अन्य सदस्यों को कतई पसंद नहीं थी। विशेषकर व्यंकोजी भोंसले, जसवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया इस बात से नाराज थे। इस आप देखेंगे कि दौलतराव सिंधिया पेशवा का समर्थक था, उसने जसवंतराव होलकर के खिलाफ पेशवा का साथ दिया था, परंतु इस संधि के पश्चात दौलतराव सिंधिया भी पेशवा से नाराज हो गया था। ऐसी स्थिति में इन्होंने एक गुट बनाने का निश्चय किया, परंतु जसवंतराव होलकर ने इस गुट में सम्मिलित होने से मना कर दिया। और
गायकवाड़, फतेह सिंह गायकवाड़ ने भी इस गुट से दूरी बनाई। तो अंत में दो ही व्यक्ति इस गुट में रह जाते हैं, व्यंकोजी भोंसले और दौलत राव सिंधिया। और इन दोनों ने की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने का निश्चय किया था। इसी दौरान 13 मार्च 1803 ईस्वी में आर्थर वेलेज़ली के नेतृत्व में एक अंग्रेजी टुकड़ी ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद पर आसीन कर दिया था। इससे पहले जसवंतराव होलकर पूना खाली करके अपने इलाके में जा चुका था। अगस्त 1803 ईस्वी में आर्थर वेलेज़ली ने अहमदनगर पर भी आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इन सारे कृत्यों से नाराज होकर सिंधिया और भोंसले ने की संयुक्त सेना ने पूना की ओर बढ़ने का निश्चय किया, परंतु आर्थर वेलेज़ली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 23 सितंबर 1803 ईस्वी को असाई नामक स्थान पर, जो कि औरंगाबाद के निकट है, इस युद्ध में इन दोनों की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। और इसके पश्चात 29 नवंबर 1803 को अरगांव के युद्ध में भी ब्रिटिश सेना ने भोंसले की सेना को परास्त करके उनको देवगांव की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था। और ये संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों और वेंकोजी भोंसले के मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत भोंसले ने समस्त पूर्वी तट सहित कटक का जो प्रांत था वो अंग्रेजों को दे दिया। यानी आप देखेंगे कि जो भोंसले का पूर्वी तट का इलाका था वो कलकत्ता और मद्रास सरकारों के मध्य इलाका पड़ता था, ताकि इनमें सेनाओं में स्थल मार्ग से सेना आने जाने में परेशानी होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस इलाके को अपने अधिकार में लेने के लिए भोंसले से इस संधि के तहत ये इलाका ले लिया था। दूसरा, वर्धा नदी तक पश्चिमी बरार का जो प्रांत था वो भोंसले से लेकर निज़ाम को देने की बात तय हुई थी। भोंसले बैसिन संधि के साथ साथ उन सभी संधियों का सम्मान करेगा जो अंग्रेजों ने अन्य अपने अधीनस्थ शासकों के साथ की है। भोंसले अपने राज्य में बिना अंग्रेजों की अनुमति किसी भी यूरोपियन को न तो नियुक्ति देगा, न ही अपने राज्य में रहने की अनुमति देगा। इसके साथ साथ व्यंकोजी भोंसले ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि वो अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को भी रखेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो देवगांव की संधि अंग्रेजों की एक कूटनीतिक विजय थी। उन्होंने न केवल मराठा संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य को अलग कर दिया, बल्कि उनसे काफ़ी कुछ ऐसी बातें स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य किया जो अंग्रेजों के अनुकूल थी। अब इस युद्ध में सिंधिया अकेले रह गया था और सिंधिया की तरह पर आर्थर वेलेज़ली के साथ साथ उत्तर से जनरल लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आक्रमण किया था। उसने कानपुर से चलकर अगस्त 1803 ईस्वी में अलीगढ़ पर आक्रमण किया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने दिल्ली, सितंबर 1803 ईस्वी में उसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि अभी तक सिंधिया के नियंत्रण में था, अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कर लिया। अक्टूबर 1803 ईस्वी में उसने आगरा पर अधिकार कर लिया और नवंबर 1803 ईस्वी में लासवाड़ी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। इस पराजय के पश्चात दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों के साथ की थी, जो कि 30 सितंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना का दुआब, दिल्ली क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ भाग, गुजरात के कुछ जिले, भरूच, अहमदनगर और गोदावरी नदी के तट तक अजंता क्षेत्र का इलाका देना स्वीकार किया। इसके अलावा सिंधिया ने मुगल सम्राट पर से अपना प्रभुत्व हटाने की छोड़ने की बात स्वीकार की, यानी मुगल बादशाह अब अंग्रेजों की संरक्षण में माना गया। सिंधिया ने पेशवा, निज़ाम और गायकवाड़ पर से अपने दावे वापस लेने स्वीकार किए और बेसन की संधि के साथ साथ
अंग्रेजों के द्वारा अन्य अपने अधीनस्थ शासकों के साथ की गई संधियों को भी सिंधिया ने स्वीकार किया, उनको सम्मान देने की बात सिंधिया ने की थी। इसके अलावा सिंधिया ने अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने का भी बात स्वीकार की। सिंधिया ने अपने यहाँ ब्रिटिश सहायक सेना रखना स्वीकार किया था, जिसका खर्च सिंधिया उठाएगा। इसके अलावा उसने फ्रांसीसी सेना जो उसके अधीन एक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी को उसने भंग कर दिया और फ्रांसीसियों के द्वारा बनाई गई 823 तोपें भी उसने अंग्रेजों को सौंप दी। सिंधिया ने अपने राज्य में किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को न तो सेवा में रखना और न ही अपने राज्य में रहने की अनुमति देगा जब तक कि अंग्रेज उसकी परमिशन नहीं दे देते। यानी एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपने खिलाफ जो मराठा संघ के दो प्रमुख सेनानायकों, या यूँ कहें कि इस मराठा संघ के प्रमुख जो नायक थे सिंधिया और भोंसले, उन दोनों को परास्त करके उनके साथ संधि करके एक तरह से मराठाओं का जो हलचल थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। इनके समाप्त होने के पश्चात मराठा संघ की तीसरी शक्ति होलकर, जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि इन दोनों के हार के कारण जसवंतराव होलकर के अंदर का जो जातीय स्वाभिमान था, मराठाओं का जो खून था, वो खोल उठा, क्योंकि उसके जातीय स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। इसका बदला लेने के लिए जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से मुकाबला करने का, युद्ध करने का निश्चय किया था। और चूंकि वेलेजली भी चाहता था कि मराठा संघ के दो ताकतें तो उसके अधीन है, पेशवा पहले से ही उस संधि के तहत उनके अधीन हो चुका है, गायकवाड़ शांत है, तो अंतिम महत्वपूर्ण ताकत होलकर पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाए। और उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि जसवंतराव होलकर अंग्रेजों के मित्र राज्य जयपुर पर आक्रमण कर देता है और लॉर्ड वेलेजली ने इसी को बहाना बनाकर होलकर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और अपने 3 सेना नायकों को होलकर पर 3 तरफ से आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। उत्तर से जनरल लेक, दक्षिण से जनरल आर्थर वेलेजली और पश्चिम से कर्नल मॉनसन को जसवंतराव होलकर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जनरल आर्थर वेलेजली तो अपने मार्ग की कठिनाइयों के कारण होलकर पर आक्रमण करने पहुंच ही नहीं पाया था। जनरल लेक उस पर आक्रमण करता, उससे पहले ही जसवंतराव होलकर ने पश्चिम में कर्नल मॉनसन पर आक्रमण कर दिया और कोटा के निकट मुकुंदरा दर्रा नामक स्थान पर युद्ध में उसने मॉनसन को बुरी तरह से परास्त किया, उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। किसी तरह से कर्नल मॉनसन अपनी जान बचाकर यहाँ से आगरा भागने में सफल हुआ। इससे उत्साहित होकर होलकर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु वो इस आक्रमण में दिल्ली पर अधिकार करने में असफल रहा, क्योंकि डॉक्टर लॉनी ने बड़ी कुशलता के साथ दिल्ली को बचा लिया था। इसके पश्चात होलकर और जनरल लेक के मध्य जो युद्ध होता है, उन युद्धों में 2 महत्वपूर्ण युद्ध नवंबर 1804 ईस्वी में डीग और फरुखाबाद के युद्ध होता है, जिसमें वो जनरल लेक के हाथों हार जाता है और यहाँ से वो भरतपुर की तरफ और भरतपुर से वो पंजाब की तरफ भाग जाता है। इन सारे अभियानों में होलकर का साथ भरतपुर की जाट नरेश दे रहा था। इससे नाराज होकर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, परंतु 4 आक्रमणों के पश्चात भी वो भरतपुर को जीत नहीं पाया था। तब अंततः उसने भरतपुर के राजा के साथ उनको धन दौलत का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, उनके साथ संधि कर ली थी। ये सारे के सारा घटनाक्रम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी और उन्होंने मुकंदरा का जो युद्ध जो कोटा के निकट हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, भरतपुर पर जो आक्रमण 4 हुए थे उनमें भी अंग्रेजों की हार हुई थी, इन सारे घटनाक्रमों से की जब सूचना कंपनी को मिली थी
तो उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली से काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया और 18 अगस्त 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत से चला गया था। उनके जाने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, परंतु उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर के पास उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उस समय कोलकाता काउंसिल के सबसे सीनियर व्यक्ति जॉर्ज बालो को गवर्नर जनरल का कार्यभार सौंप दिया था। उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के पचिनों पर चलते हुए ही हॉलकर के साथ संधि करने का निश्चय किया और जिसके फलस्वरूप 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को राजपुर घाट की संधि होती है। और इस संधि के तहत हॉलकर ने चंबल नदी के उत्तर पश्चिम के समस्त प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया था। अंग्रेजों ने भी चंबल के दक्षिण के जो इलाके थे जिन पर हॉलकर का अधिकार था, वहाँ पर उनके अधिकार को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। हॉलकर ने ये बात स्वीकार की थी कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नियुक्ति नहीं देगा। इस संधि से पूर्व जॉर्ज बालो ने सिंधिया के साथ भी एक नई संधि की थी जिसको मुस्तफ़ापुर की संधि कहा जाता है और ये 22 नवंबर 1805 ईस्वी में थी, जिसमें सिंधिया को कुछ रियायतें यानी कुछ लाभ देने का काम किया था, जिसमें गोहद और ग्वालियर का जो किला था जो अंग्रेजों ने सिंधिया से छीन लिया था वो पुनः उसको दे दिया था। इसके अलावा चंबल नदी के उत्तर का इलाका सिंधिया ने और दक्षिण का इलाका अंग्रेजों ने पर से अपना दावा त्याग दिया था। यानी उत्तर में अंग्रेजों का अधिकार रहेगा और दक्षिण में सिंधिया का अधिकार रहेगा, ये दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1802 ईस्वी में बैसन की संधि के साथ जो युद्ध शुरू हुआ था, 1805 ईस्वी में देवगांव की संधि के साथ भोंसले, सूरजी अर्जुन गांव की संधि के साथ सिंधिया और राजपुर घाट की संधि के साथ हॉलकर के साथ समझौता करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को समाप्त किया था। और इस युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों को काफ़ी कुछ लाभ मिला था। यानी आप देखेंगे इन युद्धों में जो सबसे बड़ा इसका महत्व है या परिणाम देखें तो इस युद्ध में मराठा शक्ति का बहुत बड़ा ह्रास हुआ था। मराठा शक्ति जो संघ था उस संघ में भी बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई थी और मराठा शक्ति के संघ के जो प्रमुख सरदार थे एक के बाद एक ब्रिटिश सरकार की साथ समझौता करके उनकी अधीनता स्वीकार करने की ओर बढ़ रहे थे। यानी मराठा शक्ति का जो वर्चस्व था दक्षिण में वो खत्म होने लग गया था। इस युद्ध में मराठा शक्ति के ह्रास के साथ साथ अंग्रेजों की शक्ति प्रतिष्ठा और उनका साम्राज्य में विस्तार हुआ था। यानी इन संधियों के द्वारा मराठा राज्य के कई इलाकों पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इस संधियों के तहत इन राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी ब्रिटिश शक्ति का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और इन युद्धों के द्वारा उन्होंने भारत में स्थापित कर दिया कि उनके सामने कोई भी ताकत ठहर नहीं सकती है। मुगल बादशाह अंग्रेजों की संरक्षण में आ गया था। अभी तक वो मराठों के संरक्षण में था, अब वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, धीरे धीरे अंग्रेजों की लालसा और बढ़ती गई। यानी उन्होंने निज़ाम, मैसूर और मराठों को अपने अधिकार कर लिया था। उससे पहले अवध, बंगाल और मुगल बादशाह भी इसके बाद उनके संरक्षण में आ गया था। अब उनकी लालसा और बड़ी कि मध्य भारत और विशेषकर राजपूताना का इलाका, पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, इन इलाकों पर वो अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाए इस और वो सोचने लगे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था भारतीय इतिहास में, जिसमें भारत की एक महत्वपूर्ण ताकत मराठा शक्ति धीरे धीरे ह्रास की ओर बढ़ी और अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता गया।